व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ ब्रांड इन बैलेंस शीट एट 30 सितंबर 19। 30 सितंबर 19 को ब्रांड की बैलेंस शीट में क्या अमाउंट होनी चाहिए, आखिरी सफ़ा कल वाले नोट्स का। तो सवाल ये था कि एट 30 सितंबर 19 शाकिर लिमिटेड ट्रायल बैलेंस शोड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन लेस अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन ब्रॉट फॉरवर्ड एट यकम अक्टूबर 18। अच्छा, आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो ट्रायल दिया होता था इंट्रो की क्लास में, उसमें अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया होता था, ताकि इस साल की डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हम खुद निकालें। इसलिए कहते हैं हमारे पास साल के एंड पर तो 30 मिलियन का बैलेंस है एसेट अकाउंट में, लेकिन अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन अकाउंट में ये जो 9 मिलियन है ये अभी सिर्फ हमारे साल की डेप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है, ब्रॉट डाउन है हमारे साल का। अमोर्टाइजेशन इज बेस्ड ऑन अ 10 ईयर लाइफ। वैसे ज़बानी भी पता चल जाता है कि 3 साल से डेप्रिशिएट हो रहा है। 30 डिवाइडेड बाय 10 3 ज़रब 3 9। चले छोड़ें, 3 साल से डेप्रिशिएट हो रहा है, ये बात आपके लिए कोई जरूरी नहीं थी। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू, ओहो, मिड ऑफ ईयर। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन यकम अप्रैल 19। आईकैप के एमसीक्यूज में यू विल ऑफन फाइंड, आईकैप के पास पेपर में नहीं है ये, आईकैप के पास पेपर में दिसंबर ईयर एंड होता है या जून ईयर एंड होता है आमतौर पे। आईकैप के एमसीक्यूज में मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, 90% एमसीक्यूज में सितंबर ईयर एंड है। ये फॉरेन ऑथर्स से बनवाए गए एमसीक्यूज कुछ, तो मेजॉरिटी में सितंबर ईयर एंड होगा, किसी में अक्टूबर, अजीब सा ईयर एंड होगा, थोड़ा बंदा जरा देख के चीज़ों को चलना पड़ेगा। तो एकदम यकम अप्रैल जहन में नहीं आता ना, मिड ऑफ ईयर है तो सोचना पड़ता है। 30 सितंबर है तो यकम अप्रैल मिड ऑफ ईयर है। एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन यकम अप्रैल कंक्लूडेड दैट ब्रांड हैड अ वैल्यू इन यूज ऑफ 12 मिलियन एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years। ओहो, कल जो परसों जो मैंने सवाल कराया था इम्पेयरमेंट का, उसमें रिमेनिंग लाइफ नहीं बदली थी, अगर बस 5 साल के लिए ली थी। तीसरे साल के एंड पे खड़े होकर रिव्यू किया था, रिमेनिंग लाइफ 2 साल ले ली थी, और आपको याद होगा 116 को 2 से डिवाइड किया था, तो वो रिमेनिंग लाइफ बदली नहीं थी। आज रिमेनिंग लाइफ भी बदल गई, रिमेनिंग लाइफ कितने साल रहेगी। तो अगर रिमेनिंग लाइफ बदल जाए तो फिर आपने ये देखना है कि पहले से कितना अमोर्टाइज हो चुका है, अब ये देखने की जरूरत नहीं। अब सिंपली जो भी रिकवरेबल अमाउंट होगी उसको किस पे डिवाइड कर देना है, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देना। तो अब नीचे सॉल्यूशन भी साथ ही देख लें भाई। कॉस्ट इसकी 30 है, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 9 है साल के शुरू में, इसमें 30 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि पहले 6 महीने कुछ पता ही नहीं था कि इंपेयर हुआ है। 30 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6/12। तो जब 6 महीने हमने इसको फर्दर अमोर्टाइज कर लिया तो इसकी अमोर्टाइजेशन 9 से ग्रो करके किस पे चलेगी, 10.5 पे। और अब बुक वैल्यू 19 ये वो बुक वैल्यू है जिसे आपने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। नाउ 19.5 इज बुक वैल्यू, यू आर सपोज टू कंपेयर इट विद द रिकवरेबल अमाउंट। ओके, बताएं पहले 6 महीने पुरानी लाइफ की बेस पे अमोर्टाइज करेंगे या नई लाइफ के एस्टीमेट की बेस पे? बोले पहले 6 महीने पुरानी लाइफ के एस्टीमेट की बेस पे जो अमोर्टाइज करेंगे। अब ये 19.5 निकल आया। 12 और 15 में से हायर क्या है, ऊपर देखें ना, 12 क्या है वैल्यू इन यूज और 15 क्या है फेयर वैल्यू। 12 और 15 में से हायर क्या है, 15। तो 15 को आप ले लेंगे क्या कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट, और 4.5 का इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताएं जबानी जब 19.5 वाली चीज पे 4.5 का लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो किताबों में कितने की रह जाएगी? सोचे 19.5 वाली चीज को जब आप 4.5 से अमोर्टाइज करेंगे, सॉरी 4.5 से इंपेयर करेंगे तो किताबों में कितने की रह जाएगी? 15। अब 15 को कितने सालों में खत्म करना है ये जरा बता दें आप पढ़कर सवाल के अंदर दूसरा पैरा। रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 साल में खत्म करने, लेकिन अभी हमारे साल में सिर्फ 6 महीने हुए हैं, तो इसलिए 15 को 3 से डिवाइड किया, नीचे जाके सोल्यूशन में देखें, और 6/12 इसलिए किया कि हमारे साल में भी कितने महीने गुजरे उन 3 सालों में से 6 महीने। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर ये रिमेनिंग लिखे, इफ रिमेनिंग लाइफ इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? इफ रिमेनिंग लाइफ इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? फिर रिमेनिंग लाइफ आप कैसे निकालते?
बता दें। जी इधर देखें, ऊपर देखें, 30 डिवाइडेड बाय 10, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये तो 3 मुझे पता है, व्हाट इज दिस, 1 ईयर अमोर्टाइजेशन, 1 साल की अमोर्टाइजेशन कितनी है रुपीस 3। जरा टोटल अमोर्टाइजेशन बताएं कितनी है टोटल साल के शुरू में 9। अब 9 को जरा 3 से डिवाइड करें कितने साल आ गए 3। लेकिन आपको पता है हमने 6 महीने और भी पुराने एस्टीमेट पे डेप्रिशिएट अभी करना है, तो 6 महीने और भी जब पुराने एस्टीमेट पे डेप्रिशिएट करेंगे तो आप उंगली रखें 10.5 पे, पहले उंगली रखें ऊपर जाके 9 पे, सवाल में जाके उंगली रखें 9 पे, बोले ये 3 साल की अमोर्टाइजेशन है, साबित करें कैसे, 1 साल की 3 है तो 3 साल की 9, बोले ये 3 साल की अमोर्टाइजेशन है, लेकिन अभी हमने 6 महीने और भी डेप्रिशिएट करना है। अब 6 महीने भी देखें 10 साल वाली लाइफ पे डिवाइड किया हुआ है, अब 9 ग्रो करके किस पे चला गया 10.5 पे, अब 10.5 पे उंगली रखें सॉल्यूशन में, होमवर्क किया होगा तो बात समझ आएगी ना। 10.5 पे उंगली रखें, 10.5 पे उंगली रख ली, 10.5 नजर आ रहा है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में ग्रीन शर्ट पता नहीं कहां है, सॉल्यूशन में 10.5 नजर आ रहा है, सॉल्यूशन में 10.5, इसमें कितने महीने की डिविजन और है 6 महीने की। अब बता दें 3 जमा 6 महीने, ऐसा टोटल कितने साल इस्तेमाल हो चुका है 3.5 महीने। अब रिमेनिंग लाइफ बता दें कितने साल रह गई है 6.5। अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ ना दी होती तो 7 साल ना लेते, 7 साल तो साल के पहले दिन रिमेनिंग लाइफ थी। रिमेनिंग लाइफ किस दिन लेनी है जिस दिन एसेट इंपेयर हुआ है, इंपेयर मिड ऑफ ईयर में हुआ है, तो पहले 3 साल अमोर्टाइज हो चुके, इस साल 6 महीने अमोर्टाइज हो गया। बता दे पुराने एस्टीमेट पे कितने साल अमोर्टाइज हो चुके हैं 3.5 साल, और टोटल लाइफ 10 में से अगर 3.5 माइनस करें तो रिमेनिंग लाइफ 6.5। अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ ना गिवन होती, रिमेनिंग लाइफ 3 है, ये पता नहीं एसेट के अंदर कोई इतना बड़ा मसला हो गया होगा, रिमेनिंग लाइफ भी कम हो गई होगी, रिमेनिंग लाइफ 3 है, अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ गिवन ना होती कितनी लेते 6. कितनों को समझ आ गई बात, रहा हाथ पे कर दे। 9 तक अमोर्टाइज हो चुका था, हमने 1.5 से और अमोर्टाइज किया, ग्रो करके 10.5 पे चला गया, तो 10.5 वाली अमोर्टाइजेशन कितने सालों की है 3.5 सालों की। होमवर्क करके आया करें, कभी कभी डिस्कस हो जाता है, आप हजरात करके नहीं आते। ओके चलिए जी, आज लेक्चर 4 शुरू करते हैं IAS 38 का। इसमें नोट्स कोई नहीं है, आप किताब निकालें, पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 6। जी कितने लोगों ने घर में ये सोचा था रिमेनिंग लाइफ गिवन ना होती तो कैसे निकालते? ओके, अच्छे बच्चे बन जाएं, सोचा करें। अच्छा जी, पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 पेज नंबर 20। मैंने आपको कहा था नोट बनवाऊंगा, वो मैं शायद कल बनवाऊं, देखूंगा। फिलहाल एक और सवाल कर लेते हैं, पेज 208 क्वेश्चन नंबर 6। ये बेहतरीन सवाल है IAS 38 का। क्वेश्चन नंबर 6, ओपन लिमिटेड, और अगर टाइम बचा मुझे याद कराइएगा, इसी सवाल से नोट बना लेंगे एंड पे। ओपन लिमिटेड commenced research work on a new product on यकम जुलाई 13। ओके, सवाल का बेसिक डेटा लिखवा दें, ये जो आपने माइंड में सोचना है। commenced रिसर्च, बताएं जी तारीख 1/7/13। किस दिन साइंसदानों को तनख्वाह देनी शुरू कर दी?
बोले बोले बोले। अच्छा, दो क्रिटिकल चीजें होती हैं सवाल में, आपने जरूर देखनी है। दो क्रिटिकल चीजें होती हैं, किस दिन तनख्वाह देनी शुरू कर दी और किस दिन तनख्वाह देनी बंद कर दी। दो क्रिटिकल चीजें होती हैं। नंबर 1 स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर 2 एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या? कब तनख्वाह साइंसदानों को और कब देनी बंद कर दी। इस तनख्वाह देने शुरू करने और बंद करने के दरमियान में 3 फेजेस आती हैं। सोचे सोचे सोचे। सबसे पहली क्लास जो थी हमारी इंटेंजिबल्स की, पहले 2 बॉर्डर्स बताए, बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर्स। एक्सट्रीम बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, दरमियान में 3 शहर आ रहे हैं। चलो नहीं, चाइना का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, दरमियान में पाकिस्तान के 3 शहर आ रहे हैं। तो पहले बॉर्डर्स बताएं। बॉर्डर 2 है भाई। नंबर 1 किस दिन तनख्वाह देनी शुरू की, ये भी सवाल आपने सवाल से पूछा करना है। और दूसरा सवाल किस दिन तनख्वाह देनी बंद कर दी। और आखिरी ईंट लगी और साइंसदान को कहा जाएं भाई आप प्लीज, आज के बाद आपको 1 रुपया नहीं देंगे। अच्छा, इन दोनों के दरमियान 3 फेजेस होती हैं। जब उन्हें तनख्वाह देनी शुरू करते हैं तो वो आमतौर पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। रिसर्च की तनख्वाह देते हैं तो रिसर्च करेंगे ना। फिर वो डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। फिर डेवलपमेंट में आम तौर पे 2 डेवलपमेंट्स आ सकती हैं, एक बुरी वाली, एक अच्छी वाली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर सवाल खामोश हो तो सारी ही डेवलपमेंट कौन सी वाली हो, अच्छी वाली। बुरी वाली की देखे क्या करना है, वो तो एक्सपेंस में जानी है। ठीक है, आप बता दें सवाल स्टार्ट करने के लिए 2 मेन बातें। बॉर्डर्स कौन से हैं? बॉर्डर्स बोले, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। कब तनख्वाह देनी शुरू की, कब तनख्वाह देनी बंद की, ये बॉर्डर्स हो गए। इन बॉर्डर्स के दरमियान आम हालात में कितने इवेंट्स आ सकते हैं? 3। रिसर्च, 2-4 महीने रिसर्च की तनख्वाह दी, 2-4 महीने बुरी वाली डेवलपमेंट की तनख्वाह दी, 2-4 महीने अच्छी वाली डेवलपमेंट की तनख्वाह दी। कैपिटलाइज सिर्फ अच्छी वाली डेवलपमेंट को करना है। ये बॉर्डर्स हो गए, उसके दरमियान 3 इवेंट्स हो गए। अगली और आखिरी बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिसर्च के बाद फौरन हम अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू करते हैं, फिर बुरी वाली डेवलपमेंट होगी नहीं। फिर 2 बॉर्डर्स के दरमियान 3 बातें नहीं होंगी, 2 बॉर्डर्स के दरमियान सिर्फ 2 इवेंट्स होंगे। अच्छा, बहरहाल आपको ये ऑटोमेटिकली सवाल में सारी चीजें पता चल जाया करेंगी अगर आप ये बेसिक डाटा लिख लेंगे। ओके, ओपन लिमिटेड कमेंस रिसर्च वर्क ऑन यकम जुलाई 13 एंड एंटर्ड द डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14। जो अल्फाज वो लिख रहे हैं ना, वही लिखा करने हैं। एंटर्ड, बोले डेवलपमेंट फेज किस दिन? 1/7/14। In this respect, the following expenses are incurred and debited to CWIP. Leave it. छोटे परे नीचे आए। Criteria for recording of internally generated intangible have been met. Criteria for recording internally generated intangible have been met. किस तारीख को नहीं बता रहा, चलिए छोड़े, खैर है। Criteria for recording internally intangible were met on फला तारीख, नहीं बता रहा, खैर है, कोई मसला नहीं। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी 15। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी 15। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन यकम जनवरी 15। इट इज एस्टिमेटेड दैट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ लाइफ ऑफ 10 years। अब मेरे ख्याल से इनटेंजिबल की लाइफ अगर सवाल में दे देगा तो इस बात का सबूत होगा कि बिल्डिंग मुकम्मल होगी है, मजदूर चले गए हैं और मजदूरों के जाने के बाद अब लाइफ दे रहे ताकि हम उसे डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करें। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन होगी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है। लेकिन ये छोटी इंडिकेशन है प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है लाइफ देना, ये कमजोर इंडिकेशन है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया इसलिए लाइफ दे रहा है। मजबूत इंडिकेशन ये है कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया है। यकम जनवरी 15 के बाद साइंसदानों को तनख्वाह देनी बंद कर दी है। वाई? कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड। परसों वाली क्लास याद है, एक सफा हैंड रिटन दिया था, उसमें क्या बताया था? कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड, डेवलपमेंट वाज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट इज कमर्शियली लॉन्च्ड। व्हाट डज इट मीन? इन सारी बातों का मतलब क्या है कि हमारा इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया, आखिरी ईंट लग के मजदूरों को भेज दिए, या अभी भी साइंसदानों को तनख्वाह दे रहे हैं? भेज दिया।
अब इस डेटे को सामने रख के मुझे पहले सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या प्रोजेक्ट हमारे सालों में, 2 साल है शायद रिक्वायरमेंट में, क्या प्रोजेक्ट खत्म हो गया या अभी चल रहा है? कल वाले सवाल की तरह, कल वाले सवाल में चल रहा था, कल पहला सवाल कराया था, क्या प्रोजेक्ट खत्म हो गया या चल रहा है? भाई किधर देख रहे, क्या प्रोजेक्ट खत्म हो गया या चल रहा है? खत्म हो गया। किस लाइन से पता चला? इस लाइन से पता चला। अच्छा, अगली चीज मुझे ये बता दें कि जब आप क्रिटिकल लाइंस लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सही जवाब देंगे। यकम जुलाई 13 से यकम जुलाई 14 तक के खर्चे को कहां डालूं? एक्सपेंस में डालूं। और यकम जुलाई 14 से यकम जनवरी 15 तक के खर्चे को बोले 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 क्या करें? कैपिटलाइज करें। क्यों? क्योंकि कौन सी फेज शुरू हो चुकी है? डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज अगर शुरू हो चुकी है तो इसको किसमें कर दें? कैपिटलाइज। ओके, अब बता दें कि यकम जुलाई 13 से यकम जुलाई 14 तक साइंसदानों को क्यों तनख्वाह दी है? जरा सोच के बोलना है। ऊपर वाली लाइन देखें, क्यों तनख्वाह दी है? रिसर्च की। कितने महीने? 12 महीने। 12 महीने वो रिसर्च करते रहे हैं, यकम जुलाई 13 से 30 जून 14, 12 महीने रिसर्च करते रहे हैं। अगला सवाल, यकम जुलाई 14 से यकम जनवरी 15, 6 महीने उन्हें किस चीज की तनख्वाह दी है? डेवलपमेंट। वो क्या करते रहे? डेवलपमेंट। अब आपके जहनों में ये सवाल आ सकता है कि ये डेवलपमेंट अच्छी वाली है या बुरी वाली है? भाई अगर सवाल खामोश होगा तो अच्छी वाली है, लेकिन हमारा सवाल खामोश नहीं है, हमारा सवाल तो बता रहे डेवलपमेंट अच्छी वाली है। पढ़े, क्राइटेरिया फॉर, बोले बोले, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हैव बीन मेट। क्राइटेरिया इंटरनली जनरेटेड को रिकॉर्ड करने का पूरा हो चुका है। इसका मतलब है डेवलपमेंट 6 शराइत पूरी कर रही है या नहीं पूरी कर रही? पूरी कर रही है। तो अब आपने किया क्या करना है? पेपर में सिर्फ ये डेट्स लिखा करनी है। ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आपको पता चल जाया करेगा ऊपर वाली फेज कौन सी है और नीचे वाली फेज कौन सी है। अच्छा, क्या कोई ये बता सकता है रिसर्च कितने महीने चली? रिसर्च 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 12 महीने। और डेवलपमेंट कितने महीने चली? 6 महीने। हाँ, इनका सवाल ये है कि 6 क्राइटेरिया किस दिन पूरा हुआ, ये डेट नहीं गिवन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बात मैंने आपसे की थी, कभी कभी बुरी और अच्छी डेवलपमेंट दोनों देगा, कभी कभी ऐसा होगा कि बुरी और अच्छी डेवलपमेंट दोनों नहीं देगा, बल्कि सिर्फ सवाल के अंदर ये कह देगा डेवलपमेंट शुरू हो गई है। अब हम उसे कौन सी वाली अज्यूम करेंगे? अच्छी वाली अज्यूम करेंगे। अगर दरमियान में कोई डेट दी होती तो फिर वो अलग बात थी। अभी सारी डेवलपमेंट कौन सी वाली है? अच्छी वाली। अच्छा जी, अब सवाल को पकड़ा कैसे करना है? दोबारा पढ़ें। ओपन लिमिटेड कमेंस रिसर्च ऑन यकम जुलाई 13 लेजर। ओपन लिमिटेड ने यकम जुलाई 13 को रिसर्च शुरू कर दी। एंड एंटर द डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14। और यकम जुलाई 14 को कौन सी फेज शुरू हो गई? डेवलपमेंट। यानी क्या खत्म हो गई? रिसर्च। नेक्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग इंटरनली इंटेंजिबल हैव बीन मेट। वो जो 6 क्राइटेरिया हैं वो पूरे हो रहे हैं, परेशान नहीं होना। कहते हैं किस दिन पूरे हो रहे हैं? कहते हैं बस शुरू से ही पूरे हो रहे हैं, डेट नहीं मैं बता रहा। कमर्शियल प्रोडक्शन में स्टार्ट। कमर्शियल प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि यकम जनवरी 15 को आपने साइंसदानों को छुट्टी करा के घर भेज दिया, क्योंकि आप प्रोजेक्ट की क्या शुरू हो गई है? कमर्शियल प्रोडक्शन। अब साइंसदानों का कोई काम नहीं है, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है सारा। ओके, रिक्वायर्ड एक्सप्लेन। ओहो, थ्योरी का सवाल है 7 नंबर का। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द फाइनेंशियल। वो जो कल आपको लिखना सिखाया था, वो सफा आपने घर जाके पढ़ा होगा ना, वो जो लिखना सिखाया था आपको तरीका, तो वो सवाल है। अब आपको शायद अंदाजा हुआ हो कि पढ़ते हैं जो कहा जाता है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव। परेशान नहीं होना, ये कल आने और उसके बाद आगे फिर इंशाल्लाह हौसला करके आने, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़े हैं और आने वाले दिनों में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें से 60 से 70 नंबर का पेपर अभी पेपर में आ सकता है। तो इसलिए 60 से 70 नंबर अभी हमने पढ़ने हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना, जो हो गया वो हो गया, अब आगे की फिक्र करनी है, सबने आगे जाना है। एक्सप्लेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15 इन द लाइट ऑफ
IFRS। चलो ठीक है, 30 जून 15 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसने पूछा क्या करना है, 1 साल की मांगी है एक्सप्लेनेशन। चलिए जी नीचे आ जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 8 मिलियन और 12 मिलियन। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है? कितनी दफा आपको बताया होती है, क्या होती है? साइंसदानों की तनख्वाह। ये ईंट बजरी सीमेंट का खर्चा होता है? नहीं, ये साइंसदानों की तनख्वाह होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंसदानों की तनख्वाह होती है, या मटेरियल्स वगैरह जो खरीदते हैं वो होता है, फिर भी आपने लिखते हैं, चलें खैर है। ये साइंसदानों की तनख्वाह होती है, और मटेरियल वगैरह अगर वो कोई खरीद रहे हैं काम के लिए अपने, तो वो होता है। सवाल की इजी एक्सेस लें सारे, सवाल के बगैर ना बैठा करें, इससे कोई फायदा नहीं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी, ओहो सवाल वाले ने रिसर्च और डेवलपमेंट अलग करके ही नहीं दी। क्या करें, हमारा ईयर एंड 30 जून है, याद रखिएगा हमारा ईयर एंड 30 जून है। सवाल वाले ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग करके ही नहीं दी। करें जी अलग, सवाल खोले, सवाल क्यों नहीं खोला हो जी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग करके दें। क्या आपको पता है कि ये 30 जून 14 नहीं है, ये फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14 है, यानी 1 जुलाई 13 से 30 जून 14। तो 1 जुलाई 13 से 30 जून 14 कितना खर्चा हुआ? 8। तो मेरे भाई व्हाट इज द एक्सपेंस ऑफ दिस फेज? 8। इसको कहां डालेंगे? रिसर्च में, एक्सपेंस में। अच्छा ये 12 ईयर एंड 30 जून 15 में खर्चा हुआ है, लेकिन आपको पता चल चुका है ये 12 पूरे साल में नहीं हुआ। ये 12 आपको पता चल चुका है पूरे साल में नहीं हुआ, क्योंकि किस दिन आपने साइंसदानों को छुट्टी करा के फारग कर दिया था? 1/15 को। तो ये 12 महीने का नहीं है, ये 6 महीने। सवाल बता रहे इस दिन से जा चुके हैं, किस दिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुकम्मल होकर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है? 1/15। तो इट इज वेरी लॉजिकल कि सवाल के ऊपर नीचे कॉन्टेक्स्ट पढ़ के हमें पता चल चुका है इन 6 महीनों का खर्चा कितना है? 12। अब बता दें जी 2014 के साल में कितना खर्चा हुआ? 8 का। और 2015 के साल में कितना खर्चा हुआ? 12 का। हमें टाइम बेस पे पोर्शन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जैक्ट एंड पे डेवलपमेंट, वो साल के एंड पे रिसर्च खत्म होकर डेवलपमेंट शुरू हो गई है, इसलिए हमें टाइम बेस पे पोर्शन नहीं करना पड़ेगा। पहला पूरा साल एक्सपेंस में डाल दें, अगले 6 महीने का जितना खर्चा है उसको कहां डाल दें? कैपिटलाइज कर, डेवलपमेंट में डाल दें। ओके, आगे बता दें जी, ट्रीटमेंट लिखते जाएं। 8 को एक्सपेंस में डालना है, 12 को कैपिटलाइज करना है। 8 को एक्सपेंस, 12 को कैपिटलाइज। नेक्स्ट आगे क्या है? ट्रेनिंग को कहां डालते हैं? ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट को बोले 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 एक्सपेंस में। कल मैं एक सवाल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था हमने ट्रेनिंग दी है, उससे मैनेजमेंट को कंफर्म है कि 3 साल फायदा आएगा, फिर ट्रेनिंग को कहां डालेंगे? फिर भी एक्सपेंस में। ट्रेनिंग और एडवर्टाइजमेंट को हर हाल में कहां डालना है? एक्सपेंस में। चाहे सवाल वाजे कह दे इससे 2 साल फायदा आएगा 3 साल, फिर भी नहीं डालना, सवाल की बातों में नहीं आना, स्टैंडर्ड का रूल नहीं बदलेंगे। कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट। लैब इक्विपमेंट लैब में पड़ा होगा, या लैब इक्विपमेंट जो है वो पड़ा होगा हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? लैब में। लैब इक्विपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली लैब में पड़ा होगा या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पड़ा होगा? तो लैब इक्विपमेंट लेबोरेटरी में यूज हो रहा है। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन। ट्रायल रन के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है FR1 के अंदर कि एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, तो ये भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ये सवाल में एक एरर है, स्टार डिफाइन हुआ हुआ है नीचे और ऊपर स्टार लगा नहीं हुआ, तो ऊपर जाके ना 4 पे स्टार लगा लें। ये जो 4 आ रहा है इस 4 पर स्टार लगा लें। ओके,
परचेज्ड ऑन यकम जनवरी 14, हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years. ओके, लैब इक्विपमेंट भी साइंसदानों को दिया होगा या मैनुअल काम करते होंगे? लैब इक्विपमेंट भी दिया होगा उनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उनको लैब इक्विपमेंट भी दिया होगा। अच्छा, इधर ये देख के बताएं जरा, प्राइस वाले कहते हैं जी हमने एक जनरेटर खरीदा 50,000 का, इसकी लाइफ 5 साल है। एक जनरेटर खरीदा 1,20,000 का, इसकी लाइफ 10 साल है जी। 1 साल की डेप्रिसिएशन, इधर अटेंटिव रहें, मोबाइल यूज ना करें कितनी दफा जी। इसकी लाइफ 10 साल है। अब 1,20,000 का खरीदे, इसकी लाइफ 10 साल है। मुझे बता दें इसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे? 12,000, हर साल 12,000 डेप्रिशिएट करेंगे। क्लियर? लेकिन अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था कि ये क्लासेस के लिए यूज हुआ है 11 मंथ्स, क्लासेस के लिए यूज हुआ है 11 मंथ्स, और 1 महीना यूज हुआ है फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैंटीन। कैंटीन ऊपर पक्की बनानी थी, तो ईंट बजरी सीमेंट तो इस्तेमाल हो ही रहा था, लेकिन महीना क्लासेस ऑफ थी। 15 दिन एक सेशन में, 15 दिन दूसरे सेशन में, तो महीना क्लासेस ऑफ थी। तो अब जब वो 15 दिन ऑफ थी तो टोटल महीना बना, महीना सेशन ऑफ रहा, कॉलेज में स्टूडेंट्स नहीं आते थे, तो जनरेटर उसके लिए नहीं चलता था, जनरेटर से उसके लिए चलता था जो छत के ऊपर काम हो रहा है। आप बता दें कि आपने आम हालात में डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ी हुई है, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कैसे? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10, डेट इज 12,000। ये आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ी हुई है आम हालात में। लेकिन इस सूरत में हम ये एंट्री नहीं करेंगे। हम जितना अरसा क्लासेस चली उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डालेंगे, ये कॉमा है, जितना अरसा क्लासेस चली उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डालेंगे, और 1 महीने वो जो ऊपर कैंटीन की बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करेंगे। कैंटीन बिल्डिंग लिख लें, CWI पे लिख लें, जो भी आपको पसंद हो, 1,000 रुपया, तो इट विल बी द एंट्री। अब क्या पेपर में कभी सवाल आ सकते हैं आपसे, क्या प्रॉफिट एंड लॉस एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुआ? क्या प्रॉफिट एंड लॉस में एसेट की पूरे साल की डेप्रिसिएशन जाती है? आप कहेंगे इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। अगर एसेट नॉर्मल बिजनेस में यूज हुए तो इसके पूरे साल की डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में जाएगी। अगर एसेट जो है वो नॉर्मल बिजनेस में यूज नहीं हुआ, बल्कि एसेट जो है वो किसी, अगली सीट पे आ जाओ, अगर एसेट किसी और एसेट के बनाने में इस्तेमाल हुआ है तो फिर उसकी डेप्रिसिएशन उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगी। अब आप कहें जी ऐसा FR1 में हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। वो भाई FR1 में इतना ज्यादा आपने ये पढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा पढ़ा हुआ है कि आपकी बस हो गई थी ये पढ़ पढ़ के, लेकिन एंट्री की फॉर्म में नहीं पढ़ा हुआ इसलिए याद नहीं आ रहा। FR1 के अंदर आप जिस वक्त मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते थे, मटेरियल लेबर ओवरहेड, उसमें ऐड करते थे डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीन। वो जो मशीन की डेप्रिसिएशन होती थी वो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करते थे, और सर कहते थे ये जो मशीन की डेप्रिसिएशन है इसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करना बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल में शो करना है, और इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। तो बिल्कुल FR1 के अंदर भी ऐसी डेप्रिसिएशन थी जिससे आप जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जीपी के नीचे नहीं शो करते थे, बल्कि जीपी से ऊपर किसका पार्ट बनाते थे? कॉस्ट ऑफ सेल, यानी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाते थे। सिमिलरली if an asset is used for producing another asset, which is asset, generator, produced for what? Building. If generator is used for building, then the depreciation of generator will be charged to
बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को कैपिटलाइज करेंगे। और ऐसा कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में तो बहुत कॉमन है। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आपने देखा होगा छत डल रही है, लेंटर डल रहा है, तो बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं। अब वो मशीन की डिप्रिसिएशन जितना अरसा उस छत डलने में लगती है, वो मशीन की डिप्रिसिएशन उस बिल्डिंग के कॉस्ट का पार्ट बनती है। तो इसलिए मेरे भाई जो चीज भी डिप्रिशिएट करे, अगर अगला आगे से एसेट बना रही हो तो उसको एसेट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। लिख लो। बात लंबी हो गई थी, मैंने कहा आप लिख ही नहीं रहे, सुनी जा रहे थे। 4 मिनट और बोलता रहता, आपने सुनते रहना था। ओके, तो अच्छा, नेक्स्ट इज जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपने कोई इनटेंजिबल बनाना है, तो इनटेंजिबल बनाने के लिए आप साइंसदानों को तनख्वाह देंगे। नंबर 2, उनको मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करेंगे। नंबर 3, उनको फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल्स इनटेंजिबल्स भी प्रोवाइड करेंगे। उन्हें कंप्यूटर भी देंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी देंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, बड़े गौर से बात सुनिए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि गोरमे वाले कहते हैं कि जी हमने जो है वो जैम पिज्जा बनाना है, शहद पिज्जा बनाना है, हनी पिज्जा ज्यादा बेहतर हो, हनी पिज्जा बनाना है, तो उसका फॉर्मूला जरा हमें चाहिए। तो उसका फॉर्मूला बनाने के लिए एक्सपर्ट्स ने कहा हमें 2 महीने चाहिए। अब 2 महीने, एक बंदे ने कहा मैं ही काफी हूं, बस एक बंदा काफी है, पागलों की तरह बंदे नहीं अरेंज करने, मैं अकेला कर लूंगा इंशाल्लाह, 2 महीने दे दो बस मुझे। तो हमने उसको एक कमरे में बिठा दिया, एक कमरे में उसे बिठा दिया और उसने कहा आला क्वालिटी का अमेरिका से शहद मंगवाओ। हमने कहा भाई शहद की मक्खियां पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त है औसम में, कहते हैं नहीं अमेरिका की मक्खियों का शहद मंगवाओ। मटेरियल्स भी मंगवा रहे, और नंबर 2, लाख रुपया महीने की तनख्वाह मांगी, लाख रुपया अगले महीने की, 2 लाख रुपया ये तनख्वाह मांगी। शहद की मक्खियों का ताजा शहद मंगवाया, और पिज्जे के लिए जो डो शो बनती थी उसके लिए मटीरियल मंगवाया, और वो सारा मंगवा के भी 50,000 खर्चा आया। 2 लाख ये हो गया, 50,000 ये खर्चा आ गया। और उसने कहा मुझे एक लैपटॉप ले दो, बाद में अपने पास रखना। उस लैपटॉप की लाइफ थी 10 साल। उस लैपटॉप की 10 साल की लाइफ में से साल की डिप्रिसिएशन आपने निकाली, और साल की डिप्रिसिएशन में से 2 महीने की डिप्रिसिएशन आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ना कि उस डिप्रिसिएशन को एक्सपेंस में डालेंगे। एक्सपेंसेस में कभी भी नहीं जाएगी वो डिप्रिसिएशन। तो अब ओवरऑल जब साल के एंड पे आप खड़े होंगे तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी? 2 महीने की 2 लाख तनख्वाह। नंबर 2, मटेरियल मंगवाने का खर्चा 50,000। नंबर 3 में भी 50,000 डेप्रिसिएशन आई हो लैपटॉप के ऊपर, तो वो आप सारी ऐड करके आप उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो आप बताएं, अगर एक एसेट अगले एसेट के बनाने में इस्तेमाल हो रहा हो तो उसको कैपिटलाइज करेंगे या डिप्रिशिएट करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, जितने महीने इस्तेमाल हुआ। अच्छा,
क्या कोई साहब मुझे बता सकते हैं कि किस दिन हमने लैब इक्विपमेंट खरीदा है? बोले। लैब इक्विपमेंट 1 जनवरी को खरीदा है। 1 जनवरी किसको? 1 जनवरी 14। अच्छा, 1 जनवरी 14 से 1 जुलाई 14 तक लैब इक्विपमेंट इनके पास रहा होगा, साइंसदानों के पास रहा होगा। अच्छा, 1 जुलाई 14 से 1 जनवरी 15 तक भी इन साइंसदानों के पास रहा होगा लैब इक्विपमेंट। अच्छा, 1 जनवरी 15 से 30 जून 15, 30 जून 15 क्यों? हमारे साल का एंड, ईयर एंड, अगले सफे पे। क्या ये 6 महीने भी साइंसदानों के पास ये लैब इक्विपमेंट रहा होगा? ये तो चले गए हैं, ये तो चले गए हैं। इनको तो हमने 1 जनवरी 15 को भेज दिया है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास रहा होगा, हाँ, उन साइंसदानों के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं रहा होगा। ओके, अब आप मेरे से पूछ रहे होंगे जी इसके आपने 6-6 महीने के सेट क्यों बनाए? हमें कैसे पता चलना है इसके 6-6 महीने के सेट बनाने? तो मेरे भाई बड़ा सिंपल सी बात है, लॉजिकल सी बात है। खरीदा कब? 1/1/14 को। ऊपर नजर मारी, 1/1/14 को खरीदा, तो 1 जुलाई 13 को इनको नहीं जरूरत होगी। 6 महीने ऐसे ही काम करते रहे होंगे बगैर उसके, बस बैठ की मीटिंग्स होती रही होंगी। तो 1 जनवरी 14 को जरूरत पड़ी, तो मैंने पहली ब्रेक कब लग रही है? इस दिन रिसर्च फेज खत्म हो रही है और क्या शुरू हो रही है? इस दिन डेवलपमेंट फेज शुरू हो रही है और इस दिन क्या खत्म हो रही है? डेवलपमेंट फेज। और उसके बाद पता नहीं कहां यूज हुआ होगा बिजनेस में। लेकिन मैंने इसलिए आखिरी 6 महीनों का सेट बना लिया कि हमारा साल तो एंड हो रहा है ना, 30 जून 15 हमारा ईयर एंड है, इसलिए मैंने एक और 6 महीने का सेट बना लिया। कैन यू टेल मी कि लैब इक्विपमेंट 1 जनवरी 14 से 1 जुलाई 14 इन 12 महीने में इस्तेमाल हुआ है? इन 12 में से भी 6 महीने में इस्तेमाल हुआ है। आप बता दें इन इस अरसे के अंदर अगर ये इस्तेमाल हुआ है तो इसमें किस फेज में इस्तेमाल हुआ है? प्लीज बोलें बोलें बोलें, ये कौन सी फेज है? साइंसदानों ने कितने महीने तनख्वाह मांगी? सोच के बोला करें, साइंसदानों ने कितने महीने तनख्वाह मांगी? 12 महीने। लेकिन उन्होंने हमें लेबोरेटरी इक्विपमेंट की रिक्वेस्ट कब की? 1/1/14 को। 1/1/14 से 1/7/14 तक उन्होंने लैब इक्विपमेंट ऑब्वियसली किस फेज में इस्तेमाल किया होगा? प्लीज आई में तो होंठ हिला दें। 1/1/14 से 1/7/14 तक उन्होंने लैब इक्विपमेंट किस फेज में इस्तेमाल किया होगा? रिसर्च फेज में। ओके, अच्छा, 1/7/14 को रिसर्च फेज खत्म हो गई, कौन सी फेज शुरू हो गई? डेवलपमेंट कब मुकम्मल हो गई? 1/1/15 को। इस 6 महीने में उन्होंने नहीं, मैं ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा, इस 6 महीने में उन्होंने लैब इक्विपमेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया होगा? डेवलपमेंट फेज के लिए। और इस आखिरी 6 महीने में आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उन्होंने लैब इक्विपमेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया होगा। अब बता दें इस 6 महीने को लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को कहां डालेंगे? एक्सपेंस में। इस 6 महीने के डेप्रिसिएशन को कैपिटलाइज। और इस 6 महीने में हमें पता ही नहीं लैब इक्विपमेंट कहां इस्तेमाल हुआ है, तो इसको क्या करेंगे? एक्सपेंस में डालेंगे। क्लियर? सो इट इज द बेसिक डेटा विच आई एम गैदरिंग फ्रॉम क्वेश्चन। लैब इक्विपमेंट की लाइफ का मैंने 1.5 साल आपके सामने शो किया सिर्फ, बाकी साल क्यों नहीं शो किए? क्योंकि हमारा ईयर एंड आ गया। लैब इक्विपमेंट की लाइफ का सिर्फ 1.5 साल आपके सामने शो किया मैंने। पहले 6 महीने किस फेज में यूज हुआ? दूसरे 6 महीने, तीसरे 6 महीने पता नहीं कहां यूज हुआ है, हमें नहीं पता, सवाल नहीं बताया। हमें कैसे पता चला ये रिसर्च फेज है,
यहां से देख के हमें कैसे पता चला ये डेवलपमेंट फेज है? यहां से देख के हमें कैसे पता चला ये फेज डेवलपमेंट की भी नहीं है, पता नहीं क्या है? यहां से देख के डेवलपमेंट खत्म हो गई। कितने भाई वो आज ये मैं कर सकते हैं, वर्किंग में बना दें बेशक, ऊपर बेसिक डाटा लिख के अपने समझने के लिए। विद द टाइम आदत पड़ जाएगी सवाल से ही देखने की, बस जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की। ओके जी, आखिरी दफा सवाल पढ़ लो फिर शुरू करते हैं। 1 जनवरी ओके भाई पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला यकम जनवरी 14 से लेके यकम जुलाई 14 तक रिसर्च फेज चलती रही है? मेरे भाई सवाल वाजे बता रहे कि यकम जुलाई 13 से यकम जुलाई 14 तक रिसर्च फेज चलती रही है, तो इसके अंदर यकम जनवरी 14 से यकम जुलाई 14 ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब मैंने ये कहा इसकी वजह क्या बनी होगी कि 12 महीने साइंसदानों ने 8 मिलियन तनख्वाह मांगी और 12 महीने में जब 6 महीने गुजर चुके होंगे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की होगी कि प्लीज हमें इक्विपमेंट दें, अब हमारा काम नहीं चल रहा है इसके बगैर। तो हमने यकम जनवरी को उनको लैब इक्विपमेंट खरीद के दे दिया। तो यकम जनवरी को जब उनको लैब इक्विपमेंट खरीद के दिया तो जैसे ही यकम जनवरी को उनको जाके लैब इक्विपमेंट पकड़ाया मोबाइल वाले भाई, जैसे ही उनको यकम जनवरी को लैब इक्विपमेंट पे देखो ऐसे पता चल जाता है जब आप देख रहे हो, जब जैसे ही आपने यकम जनवरी को उनको लैब इक्विपमेंट पकड़ाया तो उनसे पूछा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा भाई रिसर्च ही चल रही है अभी तो जब यही 12 महीने रिसर्च है तो इस 12 में ये वाले 6 तो ऑब्वियसली रिसर्च है। हाँ मैं सवाल पढ़ा था, ओपन लिमिटेड कमेंस रिसर्च वर्क ऑन यकम जुलाई 13 and entered the development phase on यकम जुलाई 14. That's why it will be expensed. नीचे आ जाए, criteria for recording internally intangible have been met. Commercial production started on यकम जनवरी 15। कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुई यकम जनवरी 15 को, तो फिर इसका मतलब है इस दिन डेवलपमेंट क्या हो गई, मुकम्मल हो गई। तो इतने अरसे के खर्चे को आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज। ओके जर्नल एंट्रीज करते हैं और जर्नल एंट्रीज करके फिर मैं आपको ट्रीटमेंट लिखवा दूंगा इसकी। न्यूमेरिकल शुरू नहीं करते, जर्नल एंट्रीज करते हैं। पहला साल कौन सा है, ईयर एंड 30/6/14। नहीं हाँ उसने 15 की मांगी है, मैं तो ऐसे समझने के लिए हम आज पहला सवाल कर रहे हैं तो सारा कर लेते हैं। ईयर एंड 30/14 की एंट्रीज करना शुरू करते हैं जी। सबसे पहली फिगर बताएं क्या है, ये भाई ये एसी बंद कर दें। सबसे पहली फिगर कितने मिलियन है, 30/14 का सिर्फ डेटा देखना है, 30/15 पे उंगली रख दे। सबसे पहली फिगर क्या है, 8। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, रिसर्च एक्सपेंस। ओके रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से, 8 से। नेक्स्ट अगली फिगर क्या है, बोले क्या है, नेचर क्या है, लैब इक्विपमेंट खरीदा, एंट्री बोले लैब इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। परचेज्ड ऑन 1/1/14 कितने रुपए का खरीदा, 4 का खरीदा जी। भाई मैंने यकम जनवरी 14 को खरीदा है, देखें मैंने यकम जनवरी 14 को खरीदा है और 30/14 को मेरा साल एंड हो गया। अब दादा कितने महीने डेप्रिशिएट करूं, 6 महीने। अच्छा ये 6 महीने कौन से होंगे, 30/14 खरीदा कब, 1/1/14। साल कब खत्म हुआ,
कितने महीने डेप्रिशिएट करने? 6 महीने। ये 6 महीने कौन सी वाली फेज चल रही है अभी? 30/14 तक रिसर्च ही चल रही है जी। डेप्रिसिएशन इसने इतने अरसे की कैलकुलेट करवाएं जी। लैब इक्विपमेंट की कॉस्ट, इसकी लाइफ 5, 6/12 जी 0.4। इस डिप्शन को कहां डालें? रिसर्च फेज के डिप्शन को कहां डालें? एक्सपेंस पर डालें जी। एंट्री बोले डिप्शन एक्सपेंस accumulated depreciation correct। अब किस साल की इंटरेस्ट करनी है? 30/15 की। जी पहली फिगर बोले, नेचर बताएं। नेचर 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 डेवलप नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे? सवाल चीख चीख के पुकारा है। 1 जुलाई 14 को रिसर्च खत्म हो चुकी है। हाउ आर यू सेइंग? ठीक है 30/15 नहीं है, असल में ये 30/15 स्टार्ट्स ऑन 1 जुलाई 14। तो 1 जुलाई 14 से डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। अब आप 8 जैसी एंट्री नहीं करेंगे। बोले इनटैंजिबल डेबिट जी। आगे बोले ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कितनी? और आगे बोले 0.6। अच्छा इकट्ठी कर देते हैं एंट्री, इकट्ठी कर देते हैं एंट्री। अलग अलग करनी है अलग अलग कर दे, इकट्ठी करनी है इकट्ठी कर दे, अलग अलग। ओहो बहुत टाइम लगेगा। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट किस रोल रहे हैं आप जी। आगे बोले ट्रेनिंग को क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट जी। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट जी 0.6 जी। आगे बोलें जी लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ है। क्या इस्तेमाल हुआ है? लैब इक्विपमेंट। लैब इक्विपमेंट जरा आप मुझे बता दें कि हमारे साल कितना अरसा इस्तेमाल हुआ होगा? पूरा साल। हमारे साल इस्तेमाल कितने महीने हुआ होगा? पूरा साल। हमारे साल इस्तेमाल कितने महीने? प्रोजेक्ट में इस्तेमाल में नहीं पूछ रहा, हमारे साल इस्तेमाल कितने महीने हो। भाई जो चीज घर में खरीद के रखी हुई है पिछले साल, जो चीज घर में पिछले साल की खरीद के रखी हुई है, हमारे साल कितना अरसा इस्तेमाल हुई होगी? 12 महीने। बाकी मर्जी है, आप 6 महीने जहां मर्जी यूज करें, 6 महीने जहां मर्जी यूज करें। तो आपने घर के अंदर जो है वो बहुत बड़ी जो है वो जनरेटर खरीद के रखा हुआ है अपने घर के अंदर। अब वो घर में जनरेटर खरीद के पिछले साल का रखा हुआ है, इस साल कितना अरसा इस्तेमाल होगा? बस ये मैं पूछ रहा हूं। 12 महीने। उसमें पहले 6 महीने किसमें इस्तेमाल होगा? डेवलपमेंट फेज में। अगले 6 महीने पता नहीं, अगले 6 महीने हमें पता नहीं किस फेज में इस्तेमाल होगा। अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। देखें 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 व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट divided by what is this? What is this? हमारा एसेट इस साल 0.4 से वैल्यू लूज करेगा या 0.8 से? 0.8 से। इस 0.8 के 2 हिस्से करेंगे, इसके 2 हिस्से करेंगे। पहले 6 महीने कहां इस्तेमाल हुआ? इस साल। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है वो तो बोंगी ना मारा करें, वो तो सोचा करें 1 जुलाई 14 30/15 2015 का साल है।
वो तो मोंगी ना मारा करें। तो हमारे साल कितना अरसा इस्तेमाल हुआ? पहले 6 महीने किसमें इस्तेमाल हुआ? डेवलपमेंट फेज में, और आखिरी 6 महीने पता नहीं किस फेज में इस्तेमाल हुआ। आप बता दें, बल्कि तरतीब से चलते हैं, ज्यादा बेहतर है। पहले 6 महीने को किसकी कॉस्ट में ऐड करूं? इंटेंजिबल, उसी तरह जैसे वो बिल्डिंग की है। और आखिरी 6 महीने को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है। अच्छा, ये इंटेंजिबल में कितना अरसा कैपिटलाइज करना है? जकम जुलाई, इसको ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट करके, जुलाई से दिसंबर तक, और जनवरी से जून तक। ठीक है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आधा आधा कर दें, पोर्शन करना हो तो कर लीजिएगा, पेपर में आपको आता ही है तरीका। 0.4 0.4। तो प्लीज लैब इक्विपमेंट, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनसे बात कर रहा हूं, लैब इक्विपमेंट यकम जनवरी 14 को खरीदा था, तो जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको पता है कि आधा साल इस्तेमाल हुआ है। ऐसी 30 जून से वो फेमिलियर है बहुत, आधा साल इस्तेमाल हुआ है तो 0.4 वैल्यू लूज किया। अगले साल पूरा साल इस्तेमाल हुआ है तो 0.8 वैल्यू लूज किया। लेकिन वैल्यू लूज करके गेन किसने किया? इंटेंजिबल ने। तो इधर इंटेंजिबल को बढ़ा दें, इधर डेप्शन को बढ़ा दें। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अकामुलेटिव क्रेडिट हो रही हो और डेप्शन डेबिट ना हो रही हो? जी, ऐसा हो सकता है। आप बता दें इंटेंजिबल, रेड मार्कर, आप बता दें इंटेंजिबल कितने का पड़ा? कैन आई कैपिटलाइज रिसर्च? कैन आई कैपिटलाइज द डेप्रिसिएशन ऑफ रिसर्च फेज? कैन आई कैपिटलाइज द डेवलपमेंट? कैन आई कैपिटलाइज द ट्रेनिंग? कैन आई कैपिटलाइज ट्रायल रन? Can I capitalize the depreciation on equipment used in lab during research phase? So what is this? It is the cost of intangible. Now intangible is ready. यकम जनवरी 15 को डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है, साइंसदान को तनख्वाह देके निकाल दिया है, और जैसे आखिरी ईंट लगती है और पेंट होता है उसके बाद हम मजदूर को कहते हैं जाओ, तो अगले 6 महीने आप इंटेंजिबल को क्या करना है? अमोर्टाइज। अब अमोर्टाइजेशन की एंट्री बता दें, बोले बोले अमोर्टाइजेशन की एंट्री। अमोर्टाइजेशन बोले डेबिट और अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। क्लियर जी? बताएं कॉस्ट, बताएं। निकाल लेंगे ना? नहीं निकाल सकेंगे आप। 12.6 ये गलत तरीका है। अच्छा तरीका है डेवलपमेंट जमा ट्रायल रन जमा डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज। ये अच्छा तरीका है बोलने का। ये बोंगा तरीका 12.6 इज इक्वल टू जी कितने में पड़ा इंटेंजिबल? 13 मिलियन का पड़ा। इस इनटेंजिबल की लाइफ दी हुई है जरा 10 साल। अच्छा, क्या कोई बता सकता है कि इंटेंजिबल बना कब है? 1/1/15 को। तो बता दें इसकी कितने अरसे की निकालनी है, कब से कब तक की? जनवरी से जून। जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको अच्छी तरह पता है ये आखिरी 6 महीने होते हैं, आखिरी 6 महीने की डेप्रिसिएशन इनटू, ये 104 नहीं है, ये y है, 10 years इंटू 6/12 जी 0.65। ओके, कैसा था सवाल? अच्छा, एक मजे की बात सुने, इसमें से इस सवाल में से लैब इक्विपमेंट को निकालें बाहर। 7 नंबर का सवाल है, यू विल गेट 5 मार्क्स, यू विल गेट 5 मार्क्स। और वो कितने इजी हैं, देखें इधर, देखें इधर। चीज को ना हवा ना बनाया करें, 1-2 पॉइंट आके डालता है बीच में। लैब इक्विपमेंट को बीच से निकाल दें। रिसर्च डेबिट कैश क्रेडिट, हंसे सवाल कुछ नहीं था। रिसर्च डेबिट कैश क्रेडिट, जानी, ये एंट्री तो सही कर ही लेनी थी हमने, इतने भी फर्क नहीं है, ये तो सही कर लेनी थी। अभी इसको छोड़ें। डेवलपमेंट एंट्री बोले, ट्रेनिंग की एंट्री बोले, ट्रायल रन की एंट्री बोले,
अगर आप ये वाली एंट्री ना भी करते, गलत भी कर देते, तो अमोर्टाइजेशन के आपको पूरे मार्क्स मिल रहे थे। ये वाली अमोर्टाइजेशन आपकी सही निकलनी थी। तो लैब इक्विपमेंट को इस सवाल से निकालिएगा, ये सवाल कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है ना, आप समझ आ गई ना। रिसर्च की एंट्री सिंपल है, डेवलपमेंट की एंट्री सिंपल है, ट्रायल रन की एंट्री सिंपल है, और ये एंट्री भी सिंपल है, और ये एंट्री भी सिंपल है। यही वाली भी कराइए। ओके, 7 वाला बाहर निकल के बताएगा, रिक्वायरमेंट पड़ी थी। ओ तेरी खैर, भाई मैं तो एंट्रियां कराया, तू भी कीता यार, मैं नोट बनाया, मंगिया की सी। ओए एक्सप्लेन यार, है आई कैप है, मैं समझे सी बीए हो रहा है मेरा। 7 नंबर इथों गए। अच्छा, बाकी 93 जो लाने ने। चल यार, फट कैलकुलेटर। ओके, कल वाले नोट्स खोल ले, जो लिखने का तरीका सिखाया था। अब हम लिखना शुरू करेंगे। सवाल में रिक्वायरमेंट है 30-15 को एक्सप्लेन करना है, लेकिन मैं 30-14 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहली दफा ना समझने के लिए। 30-14 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। कल वाले नोट्स निकालें, लिखने का तरीका सिखाया था उधर। जी, इधर कुछ ऊपर लिखो ना, मार्कर से लिख देना IS 38 MCQs, मेरा मोटे से लिख देना। इसको ये पीडीएफ में है, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ड में। क्या पीडीएफ में है ना, मार्कर से लिख दो, ऐसे ही लिख दो हाथ से। अच्छा ठीक है। IS 38 जी भाई, IS 38 के MCQs जो है वो आप देख लें। IS 38 के MCQs जो है वो फोटोकॉपियर के पास रखवा दिए गए हैं अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस, तो वो जाते हुए ले लीजिएगा। ओके, हेडिंग दें अपने रजिस्टर पे, ईयर एंड 30-14, और क्या शुरू करें, एक्सप्लेन करना शुरू करें। एक्सप्लेन मैं खुद करवाऊंगा जी। जी 8 क्या है, ऐसे ही शुरू करेंगे ना, यहां से एंट्रीज को जरा एक्सप्लेन करते रहते हैं, यही एक्सप्लेनेशन है। 8 क्या है, रिसर्च। जी भाई, क्या लिख के आएंगे आप रिसर्च के बारे में, एक्सप्लेन करें। हाँ, एक मुझे आवाज आई है, IS 38 डज नॉट अलाउ। ढूंढे इस सफे पे रिसर्च को लिखने का तरीका। अब कल वाले सफे की कीमत का अंदाजा लगाएं। ढूंढे इस सफे पे, कल वाले सफे पे रिसर्च की फिगर को लिखना। मेरे ख्याल से 2 का 2 है, लिखें जी। IS 38 मिल गया, 2 का 2। IS 38 डज नॉट अलाउ, मैंने 8 से डिस्कशन शुरू की है। IS 38 डज नॉट अलाउ, बोले, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च वर्क। आपने ये सफा खोला हुआ है ना, इसको सामने रख के चलें। सो दीज लिखा हुआ है कहीं, सो दीज लिखा हुआ है अगली लाइन। सो दीज की जगह करें सो इट। दीज तो नहीं है ना, आप नहीं, नोट्स को चेंज ना करें, अब अपना लिखें। सो इट, सो इट भी नहीं, सो ₹8। सो ₹8 शुड बी, बोले चार्ज टू, आपके सामने है जैसे लिखना है,
साथ वाले को कहीं तरह बात पकड़ो, सर करने की बात क्या कहना चाह रहे हैं, सफा सामने रखो और साथ साथ वहां से लिख के देखो। सो इट शुड बी चार्ज टू एसओसीआई, एब्रीवेशन यूज करें इस वक्त, इट शुड बी चार्ज टू एसओसीआई इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। ब्लैक शर्ट लिख रहे हैं भाई, ये ब्लैक शर्ट लिख रहे हैं, लिखवाएं जरा इनसे भी, देखते हैं इनका भी पेपर है। ओके ब्लू शर्ट आगे आ जाए 4th रो में। अब इतने लेट आते हैं, नाम ही बता दें अपना, बंदा नाम लेके बुला लेता है फिर। अब्दुल करीम, अब्दुल कदीर, बैठे। आप तो हमारे मोहसिनों की तरह, अब्दुल कदीर खान, आपका नाम नहीं भूलेगा। अच्छा जी आगे आ जाए 4 को। लैब इक्विपमेंट बीइंग एन इंटेंजिबल विल बी कैपिटलाइज्ड ऑन जकम। अब इस सफे से नहीं तो सिंपल सी बात है, लैब इक्विपमेंट खरीदा है, लेकिन लैब इक्विपमेंट ऑफ ₹4 मिलियन, अगला पैरे में, लैब इक्विपमेंट ऑफ ₹4 मिलियन will be capitalized at rupees बोले 4 million as a tangible item। ये tangible है intangible है? ये तो tangible है, ये तो lab equipment है, as a tangible। okay on 30/14 on 30/14 we will charge depreciation। तीसरी एंट्री पे लेजर लाइट है, बस इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं इंग्लिश में। on 30/14 we will charge depreciation in SOCI for the period यकम जनवरी को खरीदे ना, फॉर द पीरियड यकम जनवरी 14 टू 30/14। हेडिंग एक ही बनानी है, ईयर एंडेड 30/14। अच्छा टिल 30/14 डेट इज के आगे ना, ये कैलकुलेशन पेपर में शो करें, इसके मार्क्स होंगे। डेट इज के आगे 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/12 इज इक्वल टू 0.4। ओके इट्स ओवर, क्लोज कर दें, अंडरलाइन लगा के। कौन सा साल खत्म हुआ? 30/14। अब कौन सा साल शुरू करने? हाँ हेडिंग दें ईयर एंडेड 30/15, ईयर एंडेड 30/15। भाई अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा और अब मैं जो है ना अलग अलग एंट्रीज को डिस्कस नहीं करूंगा, हम पागल नहीं है। अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगा, अब मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। अब हम एक कंसोलिडेटेड सबको पकड़ेंगे और सबको डिस्कस करेंगे एक ही दफा में। चलें 30/14 की 15 की आपने हेडिंग दे दी। एक जनरल लाइन है जो आपने लिखनी होती है जिस साल इंटेंजिबल रिकॉर्ड हो, वो जनरल लाइन ना इधर दी हुई है सफे के टॉप पे। कल मैंने आपको पढ़ाई नहीं, कल वाले नोट्स सफे के टॉप पे। IAS 38 अलाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इसको ब्रैकेट में ले लें, आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। ये मुझे ICAP के सॉल्यूशंस में ये बात नहीं मिली, ये बात एक्स्ट्रा लिखी हुई है। ये आपको पता है इंटेंजिबल की डेफिनेशन थी, नंबर 1 आइडेंटिफिएबल होता है यानी सेपरेबल या लीगल राइट, नॉन मॉनेटरी होता है और विदाउट। ये चीज मुझे ICAP के सॉल्यूशंस में नहीं मिली, लेकिन फॉरेन ऑथर्स जब डिस्कशन शुरू करते हैं इस बात को भी लिखते हैं। इसको चलें आप छोड़ दें। IAS 38 allows the recognition if they fulfill following conditions. It is probable that future economic benefit will flow and the cost can be measured reliably. Since इधर नाम आएगा इंटेंजिबल का, since फला इंटरनली जनरेटेड हमारे मिसाल में आएगा, मीट द अबव कंडीशन इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल इन द बैलेंस शीट। इसको कहते हैं रिकॉग्निशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट? पॉइंट 1 की हेडिंग पढ़ें।
पॉइंट 2 की हेडिंग पढ़े, मेजरमेंट। फर्क बताएं रिकॉग्निशन और मेजरमेंट में। रिकॉग्निशन का मतलब है दो शर्तें पूरी हो रिकॉर्ड कर दो। नंबर 1 अंडरलाइन करें, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। दूसरी शर्त, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अगर ये दो शर्तें पूरी हो, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा हो गया, एसेट को रिकॉर्ड कर दें। यह रिकॉग्निशन। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट सुने, रिसर्च ना डालो मेजरमेंट में, ट्रेनिंग डाल दो मेजरमेंट में, डेवलपमेंट डाल दो मेजरमेंट में, एडवर्टाइजमेंट ना डालो मेजरमेंट में, ट्रेनिंग ना डालो मेजरमेंट में, ट्रायल रन डाल दो मेजरमेंट में। इट इज मेजरमेंट, इट इज मेजरमेंट। किन चीजों को कॉस्ट में डालना है, किन को कॉस्ट में नहीं डालना, इट इज कॉल्ड एज। एंड व्हाट इज रिकॉग्निशन? अगर दो क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं तो एसेट को रिकॉर्ड कर दो। क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर अवेलेबल एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। चलें जी, लिखना शुरू करें। मुझे बता दें रिकॉग्निशन किस साल करनी है? 14 में कराऊं, 15 में कराऊं? 15 में। 14 में तो बना ही नहीं। 14 में तो कौन सी फेज चल रही थी? रिसर्च फेज। रिकॉग्निशन किस साल करनी है? 15 में। चलें जी, 2015 को लिखना शुरू करें। ईयर एंड 30/15। IS 38, इस सफा आपने खोला है? IS 38 अलाउ द रिकॉग्निशन, ब्रैकेट वाला छोड़ें, ऑफ इंटेंजिबल इफ मैं जरा शॉर्ट करा रहा हूं। इफ पहला बुलेट, probable that future benefit will flow, पहला बुलेट, if probable that future benefit will flow। दूसरा बुलेट, and cost can be measured reliably। पेपर में कई दफा टाइम कम होता है। and cost can be measured reliably। since, अब नोट्स के साथ जुड़े रहें शहद की मक्खी की तरह। सिंस, फिल इन द ब्लैंक्स में सवाल में से जाके देखें क्या लिखना है। इंटेंजिबल का नाम बताएं, कोई नहीं दिया हुआ। प्रोडक्ट लफ्ज लिखा हुआ है, कोई प्रोडक्ट है ये। सिंस प्रोडक्ट जी एक्वायर्ड है या इंटरनली जनरेटेड है? सिंस प्रोडक्ट इंटरनली जनरेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन meet above condition, so it will be shown in SOFP, so it will be shown in SOFP, इसलिए ये SOFP में शो कर दी जाएगी। अच्छा, आप बताएं जी SOFP में शो किस पे की जाएगी? 12 जमा 0.6 जमा 0.4। आगे इन नोट्स के साथ जुड़े रहें। एक इनिशियल मेजरमेंट में लफ्ज लिखा हुआ है कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इनिशियल मेजरमेंट में लफ्ज लिखा हुआ है कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ढूंढें। इसकी इंग्लिश तरह रिवाइज करें। इट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट, एंटिटी शुड कैपिटलाइज द डेवलपमेंट वर्क, ट्रायल रन, टेस्टिंग कॉस्ट, कॉस्ट टू रजिस्टर, डेप्रिसिएशन ऑफ एन। समझ आ गई बात? अब ये इंग्लिश हमने लिखनी है, लिखना शुरू करें। अगला पैरा, इट शुड इनिशियली बी measured, it should initially be measured, बोले, at its cost। Entity should capitalize अब आप ऐसा करें, एंटिटी शुड कैपिटलाइज द फॉलोइंग, एंटिटी शुड कैपिटलाइज द फॉलोइंग। अब मेरे ख्याल से ना प्रेजेंटेशन जरा बेहतर करें। डेवलपमेंट को करना है और ट्रायल रन को करना है और डेप्रिसिएशन ऑफ डेवलपमेंट फेज। अब आपकी ना इंग्लिश वो देखेगा, एंटिटी शुड कैपिटलाइज द फॉलोइंग, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना,
12। जिस तरह मैं कर रहा हूं उस तरह ही आपने नोट करना है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, आगे इंग्लिश लिख दें या थोड़ा सा डब्बा बना दें, थोड़ा सा ये डब्बा सा बना देते हैं, इंग्लिश रहने देते हैं, इंग्लिश भी चल सकती है। नंबर 2 ट्रायल रन जी 0.6। अच्छा, आईकेप के सॉल्यूशन की एक ब्यूटी देखिएगा, उसमें उसने ऐसा लिखा हुआ है डेप्रीसिएशन ऑन लैब इक्विपमेंट फ्रॉम यकम जुलाई 14 टू यकम जनवरी 15। वो लिख रहे कि कब से कब तक की डेप्रीसिएशन को कैपिटलाइज करना है। आपको पता है ये यकम जुलाई 14 से यकम जनवरी 15 कौन सी फेज चल रही है? और ये वाली रिसर्च फेज। अब ये लिख के आगे अमाउंट बता दें। 0 सवाल में तो दी नहीं हुई, अब आपको निकालनी पड़ेगी यहां छोटी सी करके, क्योंकि आपने जनरल एंट्रीज तो नहीं की होंगी पेपर में, ये फिगर्स तो उसको नहीं पता होगी कहां से आई हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6/2 जी। व्हाट है, और आपने बड़ा बड़ा सा लिखना है कॉस्ट। इट शुड बी रिकॉर्डेड इनिशियली एट कॉस्ट, इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, एंड कॉस्ट इन दिस केस इज 13 मिलियन। ओके, प्लीज टेल मी मैंने किन किन चीजों को डिस्कस कर लिया है, ताकि बाकी जनरल एंट्रीज में डिस्कस कर लूं। ये हो गया डिस्कस 12, इशारिया 6 भी डिस्कस हो गया। ये सारा नहीं हुआ डिस्कस, ये हुआ है। अब क्या करें, मेरे ख्याल से ना इनको इकट्ठा ही डिस्कस कर देते हैं, इकट्ठा अलग अलग कर लें। 0.9 रह गया डिस्कस करने वाला, 0.4 रह गया डिस्कस करने वाला, और 0.7। अब 3 लाइनें बना लें, डिस्कस कर लेते हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा। IS 38, बस आगे अगली लाइन। अब IS 38 नोट्स में प्रोहिबिट का लफ्ज लिखा हुआ एक जगह पे, IS 38 डज नॉट अलाउ। अब आप कॉस्ट टू बी एक्सपेंस में आए, 2 का 2 कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड। IS 38 डज नॉट अलाउ, वही जो रिसर्च वाली लाइन है वही यहां दोबारा लिख दें। IS 38 डज नॉट अलाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिसर्च, नहीं वो तो पिछले साल थी। IS 38 डज नॉट अलाउ कैपिटलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग। ढूंढे प्लीज, नोट्स में ढूंढे, कहां लिखा हुआ है ये, सही है? ओके, सो अब टाइम नहीं है इतना, छोड़े पर। सो इट शुड बी चार्ज टू SOCI, पूरी बात घर में जाके लिख लीजिएगा। सो इट शुड बी चार्ज टू SOCI। पीछे क्या रह गया यार? डेप्रिसिएशन रहेगी आखिरी 6 महीने की। आखिरी 6 महीने तो लैब चल ही नहीं रही, लैब में तो कम से कम साइंसदान तो नहीं बैठे हुए, क्योंकि वो तो कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगी वे चीज की। अब तो उस फॉर्मूले से प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, थके ना प्लीज जज्बा, डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, ना डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 6 मंथ्स प्लीज, मुझे पता है, मुझे सीए कराने दे। डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ लैब इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ, उठना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं समझ आती। डेप्रिसिएशन ऑफ लास्ट 6 मंथ्स ऑफ लैब इक्विपमेंट विल बी चार्ज टू SOCI। इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, विल बी चार्ज टू SOCI। लास्ट 6 मंथ्स की जगह आईकैप ने अपने सोल्यूशन में लिखा हुआ है यकम जनवरी से लेके 30 जून तक। और आखिरी बात लिख दें जी, अमोर्टाइजेशन क्या लिखेंगे? एक मिनट रुके, क्या लिखेंगे अमोर्टाइजेशन के बारे में? हाँ, एक बच्चा बोला सिर्फ, इनडेफिनेट लाइफ वाला नहीं लिखेंगे, फाइनाइट लाइफ वाला लिखेंगे। इस पेज को लग रहा है आपको इस्तेमाल करना आ जाए। इनडेफिनेट लाइफ वाला नहीं लिखेंगे, फाइनाइट लाइफ वाला लिखेंगे। कुछ बोंगे बैठे हुए थे, कहते हैं अमोर्टाइजेशन के बारे में हमें पता है, हमने जो लिखने पर लिख देंगे। अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज टू SOCI। चलो भी अगला सवाल शुरू करें जी। फाइनाइट लाइफ वाला लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? लिखें जी फाइनाइट लाइफ वाला। सिंस द प्रोडक्ट हैज अ, अच्छा रिन्यूअल वगैरह की कोई चक्कर है इसमें? तो सिंपल इंग्लिश होगी, फिर तो कुछ रह ही नहीं गया। सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ, बड़ा खुश होगा वो देख के कि यार इन्हों ये भी पता है फाइनाइट तो इंडेफिनिट भी एक शय है। सिंस द प्रोडक्ट हैज अ फाइनाइट लाइफ ऑफ
10 years. Therefore, अब आप याद कर ही लेंगे इस सफे को, मुझे लग रहा है आज जाके करेंगे याद, कल अहमियत नहीं पता थी ना। Therefore, amortization expense amounting to rupees नहीं, ₹0.7 भी लिखना है, ब्रैकेट में रिलेशन भी शो करनी है। ₹0.7 ब्रैकेट में 13 डिवाइडेड बाय should be recorded in SOCI based on useful life। छोड़े 7 नंबर हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत कम है नंबर। इतना दो सफे तो आपने लिख लिया, हम क्या लिखेंगे? रेजिडुअल वैल्यू इज 0, ये तो लिखना ही नहीं, छोड़े परे। रेजिडुअल वैल्यू इज assumed to be 0, छोड़े परे, क्या कहाँ लिखने, ना लिखें। नोट इफ लीगल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ आर डिफरेंट, ये भी छोड़ें, लीगल और यूजफुल लाइफ डिफरेंट है ही नहीं गिवन, लीगल और यूजफुल लाइफ। और आगे भी छोड़ें, इंपेयरमेंट टेस्ट से तब गुजारना है जब कोई इंडिकेशन हो, अब इंडिकेशन है ही नहीं। ओहो, मैंने एक सवाल नहीं पूछा, इस इंटेंजिबल को अमोर्टाइज भी करना है या नहीं? क्या ये परचेज गुडविल है? क्या ये इंटेंजिबल हैविंग इंडेफिनिट लाइफ है? क्या ये डेवलपमेंट चल रही है, ये मुकम्मल हो गई है? तो मेरा भाई, मेरा इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, इसको सिर्फ अमोर्टाइज करना है। और इंपेयरमेंट के लिए कब टेस्ट परफॉर्म करना है? जब क्या हो। अच्छा, अब जहन में आ गया कल अमोर्टाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? अच्छा, और दूसरा, इंटेंजिबल्स 5 किस्म के होते हैं, 1 2 3 4 5। एक्वायर्ड, इंटरनली जनरेटेड, ये क्या है? छोड़ें आगे 3 4 5, ये क्या है? इंटरनली जनरेटेड। अच्छा, अब मैं आपको पहला हैंड रिटन सफा रिवाइज करवा रहा हूं। पहला हैंड रिटन, 2 बातें बड़ी बड़ी हैं। नंबर 1 कि इंटेंजिबल 5 तरीके से खरीदा जाता है, इंटेंजिबल 5 तरीके से खरीदा जाता है, ये बातें हमने पहले 2 दिन में पढ़ी थी। और दूसरी बड़ी बातें क्या हैं? 3 इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज नहीं किया जाता, 3 इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज नहीं किया जाता, वो कल पढ़ा है। अच्छा, इंटेंजिबल को 5 तरीके से खरीदा जाता है, उसमें से ये हमारा कौन सा तरीका है? सेपरेट एक्विजिशन या इंटरनल जनरेट? क्या ये ब्रांड है? क्या ये मेथड है? क्या ये पब्लिशिंग टाइटल है? क्या ये गुडविल है? 5वीं चीज क्या थी? क्या ये कस्टमर लिस्ट है? नो। अगर 5 में से नहीं है तो क्या ये इंटरनली जनरेटेड को कैपिटलाइज करेंगे? जी। फिर इसमें कितनी फेजेस आएंगी? पहला सफा रिवाइज करा रहा हूं, पहला हैंड रिटन सफा। कितनी फेजेस आएंगी? 2, रिसर्च और डेवलप। रिसर्च को एक्सपेंस में डालेंगे, डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करेंगे। ये तो हो गया वो 5। जब भी आपने सवाल पढ़ना है, सबसे पहले पूछने 5 तरीकों में से कैसे खरीदा। दूसरा सवाल, इज इट अमोर्टाइजेशन के लिए, इज इट अ परचेज गुडविल? Is it indefinite life intangible? Is it development under progress? तीनों का जवाब नो। तो कल क्या पढ़ा था? These will be amortized, these will be over shorter of legal life तो given नहीं है, तो useful life पे फिर करेंगे। And they will be tested for impairment if there is no indicator given in question। तो impairment की डिस्कशन की जरूरत नहीं, अनलेस के सवाल में 10-12 नंबर होते तो फिर हम ये भी लिखाते रेजिडुअल वैल्यू 0 अज्यूम करो, इंपेयरमेंट। ओके, आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू विल गेट 5 मार्क्स। ये सारा करने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि सवाल में एक एरर है। ये जनरल एंट्रीज अकाउंटेंट ने नहीं की, उससे गलती हो गई है। सवाल पढ़ें। In this respect, following expenses were incurred and debited to CWIB। ओ ये भी लिखिया सी, ए मैनू पेपर च क्यों नहीं नजर आया? ए मैनू की हो जाता कदे कदे, ये लाइन ये इसी पेपर में लिखी हुई थी, ये बाहर निकल गया यार। ये लाइन कहाँ थी? तेरे पेपर में दिखा अपना पेपर? हाँ, मेरे पेपर में भी थी। ओए जी, बोले एंड डेबिटेड टू। उसने पता क्या किया? उसने सारे को उठा के पकड़ा है और पकड़ के कहां डेबिट कर दिया है? CWIP में। ओके, ये ओरिजिनल एंट्रीज है 30/14 की, ये ओरिजिनल एंट्रीज हैं 30/15 की। रॉन्ग एंट्री वो मैं कराता हूं, रॉन्ग एंट्री।
30/14, 30/15, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। उसने सबको पकड़ा है, उठा के CWIP में फेंक दिया है। अमाउंट बताएं, पहले साल का टोटल 12, दूसरे साल का टोटल 13 पॉइंट। उस पागल ने पकड़ के सारे को CWIP में डाल दिया। उसे अकाउंटिंग समझ नहीं आई। उससे किसी ने पूछा क्या हो रहा है, कहता है कुछ हो रहा है। CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। देखें इधर कैश कितना इन्वॉल्व हुआ है, 12 की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। कैश कितना इन्वॉल्व हुआ है, 12.9.6, 13.5। कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं है। उसने बॉदर ही नहीं किया ये अकाउंटिंग क्या है, उसने सारे को उठा के कहां डाल दिया, CWIP के अंदर। अब सवाल में रिक्वायरमेंट किस साल की है, मैं रेक्टिफाइंग एंट्रीज नहीं करवा रहा। ये मैं आपको रिवीजन क्लासेस के अंदर आखिरी 1-2 दिन जब क्लासेस होंगी हमारी फरवरी में, उसमें मैं आपको इस तरह का सवाल खोल के उसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करवाऊंगा। फिलहाल मैं इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं करवा रहा, इट विल टेक टाइम। एक छोटी सी लाइन लिखनी है अब आपने कि CWIP शुड बी क्रेडिटेड एंड रेलेवेंट अकाउंट्स शुड बी डेबिटेड। छोटी सी लाइन आप लिखेंगे ताकि आपको एक नंबर जो मिसिंग था मैंने कहा वो भी मिल जाए। गलती उसने क्या कर दी है, बोले 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 सारी कॉस्ट कहां फेंक दी है। अब हम क्या 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 बताएं, रॉन्ग को रिवर्स करो। ये पढ़ा हुआ आपको, पढ़ा हुआ तरीका आपने। जब भी गलती होती है रॉन्ग को रिवर्स करते हैं, ओरिजिनल को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक छोटी सी लाइन और ऐड कर दें, इन बोथ ऑफ द ईयर्स he has wrongly recorded amount in, he has wrongly capitalized whole amount in both of the years, he has wrongly capitalized whole of the amount, बोलें आगे, in CWIP. So CWIP should be credited and relevant accounts should be debited. अच्छा, अब रॉन्ग एंट्री भी लिख लें और जो एंट्रीज मैंने लिखवाई थी उनके ऊपर जाके लिख लें ओरिजिनल। रेक्टिफाइंग छोड़ें, रेक्टिफाइंग विल टेक टाइम, तो वो फिर कभी करेंगे। रहने दें जी। पास पेपर निकालें, क्वेश्चन 5। वालेकुम सलाम। MCQ नंबर 18 जो है ना, सबके लिए कॉपी करवा लो 1 मिनट में।
अच्छा 19, 1 मिनट में सबके लिए कॉपी करा लो। 19 बेशक काट के जैसे भी है जल्दी से ले आओ जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 5। बी का 2 in the light of IFRS explain each of the following. RI has acquired a brand at a cost of 2 million. रुक जाएं। B का 2 the right to manufacture a well established product under a patent for a period of 5 years was purchased जी इंटरनली जनरेटेड और परचेस्ड जी पहली 2 क्लासें ली थी। ओके आपको मैंने बताया था परचेस्ड हर एसेट इंटेंजिबल है, इंटरनली जनरेटेड 5 इंटेंजिबल नहीं है और परचेस्ड हर एसेट इंटेंजिबल है। क्लियर? सफा खोलें, पहले वाला सफा खोलें, हैंड रिटन पेज नंबर 1। उसमें ABCDE है ABCDE जी। इसमें कौन सा वाला पॉइंट है? ए। नीचे बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? ऑल और इंटेंजिबल्स। अंडरलाइन करें आके पॉइंट नंबर 2 में। सबके लिए कॉपी कराएं, सबके लिए जल्दी जल्दी। द राइट टू मैन्युफैक्चर अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट अंडर अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years वॉज परचेज्ड ऑन जकम मार्च 11 जी। बता दें, पहले अंडरलाइन करें इंटेंजिबल का नाम पेटेंट। दूसरा मुझे बताएं परचेज्ड इंटरनली जनरेटेड। बता दें परचेज्ड सारे एसेट्स को क्या करते हैं? इंटेंजिबल। गुड। दूसरा सवाल मेरा, अब कल एक डिस्कशन की थी हमने, क्या ये परचेज गुडविल है? नो बोले थे कॉन्फिडेंटली। क्या इंडेफिनेट लाइफ है? क्या डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस है? अमोर्टाइज करेंगे? यस क्योंकि लाइफ अवेलेबल है, अमोर्टाइज करेंगे। लाइफ कितने साल है? 5 साल। द पेटेंट हैज एन लाइफ 5 साल है। लाइफ सबर ना, यहां तक पेटेंट की लीगल लाइफ कितने साल है? 5 साल। लीगल लाइफ 5 साल है। द राइट टू मैन्युफैक्चर अंडर अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। द पेटेंट हैज एन एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 है। RI has the option to renew the patent for a further 5 years at a sum of, मेरे ख्याल से ये कल वाला कॉन्सेप्ट है, 3 लाइफ्स दी हुई है। 3 लाइफ्स दी हुई है, गौर करें कितनी लाइफ्स दी हुई है? 3। कल वाली क्लास आपने ली होगी। रूल बता दें क्या है अमोर्टाइजेशन का जी। शॉर्टर ऑफ लीगल और यूजफुल लाइफ। पहली लाइन पढ़ के ओरिजिनल लीगल लाइफ बताएं। 5 साल। पहली लाइन पढ़ के ओरिजिनल लीगल लाइफ बताएं प्लीज प्लीज। 5 साल। आखिरी लाइन पढ़ के बताएं कि रिन्यूअल का अरसा कितने साल है। अब इस 5 को ऐड करना है या नहीं करना, इसके लिए मुकाबला करना पड़ेगा 2 रुपीज वाली अमाउंट का। पहली रुपीज वाली अमाउंट क्या है? अगली बताएं। रिन्यूअल महंगी है? इग्नोर कर दें, इग्नोर कर दें। रिन्यूअल पीरियड को कंसीडर करना है नहीं करना? नहीं करना। अब अगर रिन्यूअल को कंसीडर नहीं करना तो लीगल लाइफ क्या हो गई? 5 साल। और यूजफुल लाइफ किस पे अमोर्टाइज करना है? 5। यही कल पढ़ा था जी। आप बता दें कॉस्ट क्या है? 17। लाइफ 5। अब कुछ बच्चों ने गलती से 10 ले लेना था क्योंकि उन्होंने रिन्यूअल को बीच में डालना था। रिन्यूअल को बीच में नहीं डालना। क्लियर? ओके। अब मुझे बता दें हमने खरीदा किस दिन है? ये इंट्रो वाली बात है, सारे भूल जाते हैं कि खरीदने की डेट से अमोर्टाइज होता है। खरीदा किस दिन है? 1 मार्च को। तो ईयर एंड पढ़ें।
31 दिसंबर। जी बोले। 10/12 2.8 इट इज ओवर अमोर्टाइजेशन। ज्यादा अच्छा होगा पैसे लिखें 5 - 0। क्यों? रिन्यूअल को मैंने डाला है बीच में, ये इग्नोर किया है, रिन्यूअल को इग्नोर किया। कल वाली क्लास ली होगी आपने। जय उनसे के जितने सफे कॉपी हो गए हैं बांट दें, 2 को 1-1 सफा दे दें। जल्दी 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 जल्दी। भाई ये पर्चियां बांट रहे हैं, पर्चियां ले लें आप, अपनी अपनी पर्ची। भाई ये पर्चियां बांटो ना आप। पर्ची नहीं, कभी पर्ची सिस्टम नहीं पता आपको? अच्छा, पीटीआई वाले बोले। बेसिक डाटा लिख दें जी मुझे, इस सवाल का बेसिक डाटा लिख दें बस, फिर जाएं। कमेंस कब हुआ, डेवलप कब हुआ, खत्म कब हुई प्रोडक्शन, बेसिक डाटा लिख दें। पर्ची नहीं पहुंची? शेयर कर लें, अभी दाएं बाएं वाले ने देखें, हर एक ने 1-1 पर्ची ली हुई है, ठीक है, शेयर कर लें। क्या? नहीं नहीं नहीं, बस एक ही दफा, पहली दफा। हाँ तो फिर आप चेंज कर दो उसको, लेकिन इतना नहीं जाएगा वो। Down Limited owns a pharmaceutical business with a year end 30 सितंबर 14। अच्छा, year end है 30 सितंबर 14। मैं तो घर में ऐसे करता हूं, आप पता नहीं क्या करते हैं, मैं साथ लिख लेता हूं अपने समझने के लिए। 30 सितंबर 14 तो ये शुरू हुआ होगा 1-10-13 को और खत्म होगा 30-9-14 को। इट इज द बिग प्रॉब्लम इन ICAP MCQs कि ईयर एंड कभी 30 नवंबर होगा, कभी 30 सितंबर होगा। पास्ट पेपर में वो 30 जून 31 दिसंबर आमतौर पे करता है। थोड़ा सा जरा बंदे को सोचना पड़ता है ना ऐसे ही। अच्छा जी, 30-9-14 है, शुरू कब हुआ होगा? 1-10-13 को और खत्म कब होगा? 30-9-14 को। DL कमेंस डेवलपमेंट ऑन 1 जनवरी। ओ सीधा डेवलपमेंट, इसको कहते हैं टॉप पर टॉप काम शुरू करना, कोई रिसर्च रिसर्च नहीं। कमेंस्ड डेवलपमेंट। अब आपने देखना, आप में वो स्किल डेवलप हो गई है पकड़ने की कि किसको एक्सपेंस में डालना है, किसको कैपिटलाइज करना है। 1 जनवरी 14 कमेंस डेवलपमेंट। तू तो बंद हो। ₹40,000 per month was incurred until project was complete on 30 जून 14। Until project was complete, डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई है, प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीट। किस दिन? द डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस ऑन 1 मार्च 14। Directors became confident on 1 मार्च 14। डायरेक्टर्स ने 1 मार्च 14 को कहा कि हमारे ख्याल से ना ये कॉन्फिडेंट है, हम प्रोजेक्ट जबरदस्त है। द ड्रग हैज अ लाइफ ऑफ 5 साल। इस ड्रग को ड्रग इन करने 5 साल तक लोगों ने। एंड टाइम अपॉर्चनमेंट इज यूज्ड, यानी टाइम अप बस छोड़ दें, छोड़ें, इसमें क्या है आगे बताएं जी। साइंसदानों को किस दिन बुलाया था?
गुड। डेवलपमेंट जिस दिन शुरू हुई, साइंसदानों को किस दिन बुलाया था? आखिरी दफा तनख्वाह देके कब फारग कर दिया? बॉर्डर्स पता चल गए, बॉर्डर्स। आप बता दें इस अरसे के खर्चे को क्या करें, इस अरसे के खर्चे को क्या करें? क्यों? डेवलपमेंट चल रही थी बट डायरेक्टर्स शेकी थे। मिल्क शेक पी गए ना, शेकी थे, पता नहीं क्या होगा। ये इधर शेकी नहीं रहे। अब यकम मार्च 14 को बिकेम कॉन्फिडेंट, तो इससे पहले वर नॉट कॉन्फिडेंट। आप बताएं ये डेवलपमेंट के दो हिस्से करा रहा है या रिसर्च के बारे में बता रहा है? बता दें जी। जब तक कॉन्फिडेंट नहीं है तब तक के खर्चे को क्या करें? जब कॉन्फिडेंट हो गए उससे आगे क्या करें? कितने लोगों को ये बात पता चल गई थी? जरा हाथ खड़ा करें। वेट, सवाल की रिक्वायरमेंट अब देखनी है। अच्छा एक और बात सुन लें, आप एक और बात सुन लें। 30 जून 14 को डेवलपमेंट मुकम्मल है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने अमोर्टाइज होगा। 3 महीने क्या होगा? अमोर्टाइज होगा। क्लियर होगी? अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। प्रॉफिट एंड लॉस में, और ना प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी डेवलपमेंट जानी है और कितनी अमोर्टाइजेशन जानी है? बताएं आप। प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी अमोर्टाइजेशन जानी है? जनवरी और फरवरी, और मार्च, अप्रैल, मई, जून की अमोर्टाइजेशन, वो डेवलपमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में अमोर्टाइजेशन कब से कब तक जानी है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। अंडरलाइन करें डेवलपमेंट कॉस्ट को रिक्वायरमेंट में। डेवलपमेंट कॉस्ट रिक्वायरमेंट में अंडरलाइन करें डेवलपमेंट कॉस्ट को। जी बताएं कितनी डेवलपमेंट कॉस्ट एसओसीआई में जाएगी? लिखें जनवरी फरवरी। नहीं वो फिगर से मुझे नहीं कंसर्न, जनवरी फरवरी। अंडरलाइन करें अमोर्टाइजेशन को। अमोर्टाइज कब से करना है? जैसे जैसे साइंसदान चले गए। बताएं जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है फोटोकॉपियर के पास अलॉन्ग विद ऑल एमसीक्यूज। तो ये ले जाएं अभी सॉल्यूशन इसका, और वो जरूर लेके आइएगा फोटोकॉपियर से कल सफे।